हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। काफ़ी लंबे टाइम बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। आई होप कि जो भी होमवर्क आप लोगों को दिया गया था आपने वो सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। आप सभी को मैसेज तो मिल ही गया होगा। वो सारा होमवर्क आपको स्कूल में सबमिट करना है, वो चेक किया जाएगा। इसके साथ साथ मैंने आपको एक प्रोजेक्ट वर्क भी कहा था कि आप अपना अपना टॉपिक डिसाइड करिए और उसमें आप क्या क्रिएट करने वाले हैं मुझे पर्सनली मैसेज करके आप उसे बताइए। तो कुछ लोगों ने तो बताया है कि वो इस टॉपिक पे बना रहे हैं, अपने डाउट्स भी क्लियर किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे हैं जिनका कोई रेस्पॉन्स नहीं है। अब आप इस उम्मीद में ना रहें कि स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तभी हम पढ़ेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज की क्या कंडीशन है। अभी स्कूल्स का खुलना पॉसिबल नहीं है और ये कब तक खुलेंगे ये भी अभी नहीं कहा जा सकता। तो आपको अभी जो अपनी पढ़ाई है इसी तरह कंटिन्यू करनी पड़ेगी, इसी स्टडी को लेके सीरियस आपको होना पड़ेगा। आई नो कि ऑफलाइन स्टडी में ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। जब फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भी पूरी कोशिश कर रही हूँ जिससे कि आपके लिए कोई डाउट्स ना रह जाएं। हर चीज़ को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको फील ना हो कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी बहुत से बच्चों के मैंने देखे हैं, ना तो उन्होंने मुझे फोटोज सेंड किए, ना उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में कोई डिस्कशन किया। कोई कन्वर्सेशन उन बच्चों से नहीं हो पाया है। तो प्लीज़ अब आप इसके लिए थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। अब सीरियसली पढ़ लीजिए। कोई बात नहीं है अगर पुरानी वीडियोस नहीं भी देखी हैं तो अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। वो सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, तो आप वन बाय वन सारी वीडियोस को दोबारा से देखकर उन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब आज से मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, दैट इज रिकर्सन। ये बिल्कुल नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो होमवर्क की बात क्लियर है। बाकी और कोई डाउट होता है अगर होमवर्क को लेकर तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब इस सेशन से एक और चीज़ ऐड की जाती है आप लोगों के लिए। अभी तक तो ये होता था कि हम वीडियोस बनाकर अपलोड कर देते थे, आप उसे पढ़कर अपने डाउट्स हमसे पूछ लेते थे, लेकिन अब हम 3 डेज की जगह 5 डेज आपको डेली वीडियो आपको सेंड करेंगे। डेली वीडियो में भेजा करूंगी आप लोगों को। और सैटरडे जो होगा वो हमारा डाउट्स को सॉल्व करने का डे होगा। उसके लिए आप सभी अपने फ़ोन में जूम ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जूम ऐप में अपनी मीटिंग आईडी और पासवर्ड आपको शेयर कर दूंगी, टाइम आपको बता दूंगी आपको किस टाइम पर मुझसे कनेक्ट होना है। तो वहाँ पर हम लाइव कन्वर्सेशन करेंगे जिससे कि आप लोगों के डाउट्स मैं सुन सकूं, उन डाउट्स को क्लियर कर सकूं और मुझे ये भी पता कर सके कि पता चल सके कि कितने बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं और अवेयर हैं इस चीज़ को लेके। ठीक है। तो वो मीटिंग आईडी, पासवर्ड और टाइम आपको शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में, मैं आपको उसे शेयर कर दूंगी। जूम ऐप आप उसके लिए इंस्टॉल कर देना। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन मतलब होता है, आप लोगों ने फंक्शन बनाए होंगे, फंक्शन चैप्टर हमने पढ़ा था, फंक्शंस हमने क्रिएट किए थे। रिकर्जन फंक्शंस से ही होता है। ठीक है। रिकर्जन का मतलब होता है, पहले मैं फंक्शन को क्लियर करती हूँ। फंक्शन हम डिफाइन कर देते थे, देन जब भी हमें उस फंक्शन की जरूरत पड़ती थी तो हम उस फंक्शन को कॉल कर लेते थे। अभी तक क्या करते थे कि फंक्शन हमने कई बना लिए, लेकिन वो फंक्शन एग्जीक्यूट कब होता था? जब वो फंक्शन मेन में कॉल होता था, हम मेन कोड में उसे कॉल करते थे। सिमिलरली एक फंक्शन के अंदर भी दूसरा फंक्शन कॉल हो सकता है, आपने प्रैक्टिकली करके भी देखा होगा। रिकर्जन का मतलब ये होता है कि जब कोई फंक्शन आपने बनाया है और उस फंक्शन की डेफिनेशन में, मतलब जहां आप उस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, दोबारा से वही फंक्शन कॉल हो रहा है, मतलब एक फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है, इट इज नोन एज रिकर्जन। रिकर्जन के टाइप्स होते हैं, वो अभी मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन
ध्यान रखिए, जब एक फंक्शन है, उस फंक्शन की जो बॉडी आपने दी है, जो डेफिनेशन आपने लिखी है, उसी डेफिनेशन में आपने दोबारा से उसी फंक्शन को कॉल कर लिया, इट इज नोन एज रिकर्जन। ठीक है, रिकर्जन रेफर्स टू अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का कंसेप्ट अभी मैं आगे बताऊंगी। एक्चुअली रिकर्जन के 2 टाइप्स होते हैं, तो वो चीज मैं क्लियर करूंगी, आप इस पे ध्यान दीजिए। इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, फंक्शन खुद को कॉल करता है, इट इज नोन एज रिकर्जन। अ फंक्शन इज सेड टू बी रिकर्सिव फंक्शन इफ इट इज कॉल्स इटसेल्फ। अगर एक फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्जन 2 तरह का होता है। देखिए आपने यहाँ पे पढ़ा था कि एक फंक्शन अपने आप को कॉल कर सकता है, वो डायरेक्टली भी कर सकता है और इनडायरेक्टली भी कर सकता है। तो उसी के बेसिस पे रिकर्जन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट रिकर्जन। डायरेक्ट रिकर्जन में क्या होगा, जो फंक्शन होगा वो खुद को डायरेक्टली उसके नेम से कॉल करेगा। कैसे, आप एग्जांपल में देखिए, आपने एक फंक्शन डिफाइन किया ए, और आप देखिए इसकी बॉडी में आपने इसी को कॉल कर लिया, मतलब ये फंक्शन है उसकी डेफिनेशन में खुद को ही कॉल कर रहा है। हियर ए इज कॉल्ड इटसेल्फ फ्रॉम इट्स ओन बॉडी ऑन फंक्शन बॉडी, अपनी फंक्शन बॉडी में खुद ही को कॉल कर रहा है। तो ये कौन सा रिकर्जन हो गया, डायरेक्ट रिकर्जन। यहाँ देख के पता चल रहा है कि जब ये कॉल होगा तो दोबारा से यही फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमने पढ़ा है जब भी फंक्शन कॉल होता है तो फंक्शन की बॉडी पे एग्जीक्यूशन पहुंच जाता है, जो कंट्रोल है फंक्शन की बॉडी पे पहुंच जाता है, फंक्शन की डेफिनेशन पे पहुंच जाता है, यहाँ से फिर उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फिर बॉडी में दोबारा से फंक्शन कॉल हो रहा है, देन वापस आप यहाँ आ जाओगे। तो ये रिपीट होता रहेगा। कब तक रिपीट होता रहेगा, जब तक आप अंदर कोई ब्रेकिंग कंडीशन नहीं लगाते। ठीक है, अगर आपने ये स्टेटमेंट लिखा है और अंदर बॉडी में कोई ब्रेकिंग कंडीशन नहीं लगाई तो क्या होगा, इनफाइनाइट लूप, मतलब इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन होगा, एग्जीक्यूशन स्टॉप ही नहीं होगा, रन होता ही रहेगा, आउटपुट शो ही करता रहेगा। वो मैं अभी आपको शो करूंगी। देखो डायरेक्ट रिकर्जन में इफ ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली फ्रॉम इट्स फंक्शन बॉडी, दैट इज नोन एज डायरेक्ट रिकर्जन। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि डायरेक्ट रिकर्जन क्या होता है। पाइथन स्टार्ट करते हैं हम। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया ए नाम से, और यहाँ पर मैंने एक मैसेज प्रिंट किया हेलो, और मैसेज प्रिंट करने के बाद में मैंने दोबारा से ए को ही कॉल कर दिया। क्या किया, ये फंक्शन बन रहा है और यही फंक्शन दोबारा से इसकी बॉडी में कॉल भी हो रहा है। अब मेन की कोडिंग करते हैं। मैंने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट किया वेलकम, और यहाँ ए को कॉल कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि ये ए तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि मेन में कॉल नहीं होगा। अब आप देखिए जो ए कॉल हुआ तो यहाँ से आपका कंट्रोल कहाँ आएगा, फंक्शन की डेफिनेशन पे। यहाँ इस बॉडी के अंदर आओगे आप, फंक्शन की प्रिंट होगा हेलो, देन फिर से ए कॉल हो जाएगा। अब दोबारा से जब ए कॉल हुआ तो कॉल होते ही फंक्शन कहाँ पर पहुंचा देता है, बॉडी पे, डेफिनेशन पे। डेफिनेशन पे आया फिर बॉडी पे आएगा। अब ये कब तक चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ कोई कंडीशन ही नहीं दी है जहां पर ये स्टेटमेंट को रोक सके। मतलब ये एक सिली सा प्रोग्राम है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक लेस प्रोग्राम है। आप देखिए इसे जब सेव करोगे और रन करोगे, हमने इसे किसी भी नाम से सेव कर दिया, जहां पर हम अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं वहीं पर मैं आती हूँ और इसे सेव कर देते हैं। सेव कर दिया। अब इसे जब हम रन करेंगे तो आप देखिए आपके सामने आउटपुट शो ही होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्या करेगा, आपकी मेमोरी को फुल कर देगा। एक मैसेज ही तो प्रिंट कर रहा है और बार बार कर रहा है, जो कि यूजलेस है हमारे लिए। रिकर्जन का यूज ये नहीं होता। रिकर्जन जो कंसेप्ट है इसलिए नहीं आया कि आप बस बार बार मैसेज प्रिंट करवाइए। रिकर्जन का यूज आप कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि आपने रिकर्जन जो मेथड है ये आपने मैथ में भी पढ़ा होगा। कोई काम बार बार करना, जैसे सम बार बार करना, जैसे हमें n नंबर्स तक सम करना है 1 to n तक, तो आप 1 में फिर 2 ऐड करोगे, फिर 3 ऐड करोगे, फिर 4 ऐड करोगे, कब तक करोगे, n टाइम। तो बार बार जब आपको करना होता है, रिपीटेशन जब आपको करना होता है, तो उस रिपीटेशन को कम कोड में करने के लिए, कम कोडिंग में करने के लिए हम रिकर्जन का यूज कर सकते हैं। ठीक है,
ये हुआ डायरेक्ट रिकर्जन। सेकंड आता है इनडायरेक्ट रिकर्जन। इनडायरेक्ट रिकर्जन में क्या होता है, कोई फंक्शन डायरेक्टली खुद को कॉल नहीं करता। इनडायरेक्ट रिकर्जन को इस एग्जांपल से आप समझिए। देखिए एक फंक्शन बन रहा है ए में बी फंक्शन कॉल हो रहा है। अब बी फंक्शन कॉल हो रहा है तो आप बी की डेफिनेशन पे आओगे, यहाँ बी की डेफिनेशन में फिर ए कॉल हो रहा है। ये क्या होगा, एक साइकिल बन जाएगा। ए बी को कॉल कर रहा है, बी ए को कॉल कर रहा है, मतलब जब ए का एग्जीक्यूशन होगा तो आप बी पे आओगे, और जैसे बी का एग्जीक्यूशन होगा तो ए पर आ जाओगे। तो जब ये दोनों एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं तो ये होता है इनडायरेक्ट रिकर्जन। ये भी अगर आप कोड लिखकर रन करते हैं तो इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन होगा, आपका एग्जीक्यूशन चलता ही रहेगा, क्योंकि यहाँ बीच में कोई भी ब्रेकिंग कंडीशन नहीं है। और ये नोट आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, वी मस्ट राइट अ सेंसिबल रिकर्सिव कोड दैट इज क्लियरली डिफाइंड वेयर टू स्टॉप। आप रिकर्जन का यूज करें लेकिन सेंसिबल कोड लिखें। ऐसा नहीं है सिंपल मैसेज प्रिंट करवाने के लिए ही आपने रिकर्जन का यूज कर दिया है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एग्जीक्यूशन कहाँ रुकेगा, वेयर टू स्टॉप। ये कंडीशन आपके फंक्शन में होनी चाहिए, ठीक है, तभी रिकर्जन यूजफुल है। अभी मैंने जैसे बताया आपको कि मैथमेटिकल फंक्शंस जो होते हैं वो आपके रिकर्सिव फंक्शन, जैसे एन टर्म्स के आपको सम कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो जो रिपीटेशन वाले काम है उसके लिए हम रिकर्जन कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ रिकर्जन क्या होता है और रिकर्जन के टाइप्स। अब इसको एक मैं छोटे से प्रोग्राम से करके दिखाती हूँ कि काम कैसे होता है, इंटरनली कैसे रिकर्सिव फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, कैसे उसकी वर्किंग होती है, उसको मैं क्लियर करूंगी इस एक प्रोग्राम से। राइट अ रिकर्सिव फंक्शन दैट कंप्यूट्स द सम ऑफ नंबर्स 1 to n, गेट द वैल्यू ऑफ लास्ट नंबर एंड फ्रॉम यूजर। हम क्या करेंगे, यूजर से लास्ट नंबर एंटर करवाएंगे जो n होगा, और 1 से लेके उस n टर्म्स का सम प्रिंट हम करेंगे। वो किसका यूज करके करेंगे, हम रिकर्सिव फंक्शन क्रिएट करेंगे उसके लिए, ठीक है। पाइथन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं हम। एक फंक्शन बना लेती हूँ मैं रिकर्सिव सम, यहाँ एक आर्ग्यूमेंट बना लिया n। इसकी डेफिनेशन अभी देंगे हम, पहले मेन का कोड लिख लेते हैं। मेन के कोड में मैं एक n वेरिएबल बनाती हूँ, इंट इनपुट एंटर लास्ट नंबर। यूजर से हम लास्ट नंबर एंटर करवाएंगे जो कि n के अंदर स्टोर होगा। यहाँ पर एक वेरिएबल और बना लेते हैं, टोटल सम, क्योंकि हम इस फंक्शन में ही वैल्यू प्रिंट नहीं करेंगे, फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवाएंगे और मेन में उसे प्रिंट करेंगे। तो टोटल सम नाम का मैंने फंक्शन बना दिया है, और यहाँ इस REC सम रिकर्सिव सम को कॉल किया और यहाँ इस n को पास कर दिया। नेम मिसमैच ना हो इसलिए हम नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ n रखते हैं, यहाँ नम रखते हैं। वैसे अगर दोनों n भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दोनों अलग अलग बनते हैं, क्योंकि मैं स्कोप ऑफ वेरिएबल्स आपको बता चुकी हूँ। इसका ग्लोबल स्कोप होगा, इसका लोकल स्कोप होगा, तो वो अलग अलग सेम भी रह सकते हैं, बट कंफ्यूजन ना हो उसके लिए हम यहाँ n रख लेते हैं, वहां नम रख लेते हैं, ठीक है। जो रिकर्सिव सम फंक्शन कैलकुलेट करके फाइनल सम भेजेगा वो किस में आके स्टोर हो जाएगा, टोटल सम में। उसे हम फिर फाइनली मेन में ही प्रिंट कर देंगे। यहाँ द सम ऑफ 1 2, लास्ट नंबर चूंकि हमें नहीं पता तो 1 2 क्या, तो वो जो लास्ट नंबर होगा कौन सा होगा, आपका n होगा, n इज, और यहाँ क्या होगा, जो सम होगा वो टोटल सम प्रिंट हो जाएगा। ये हुआ मेन का कोड कंप्लीट। अब आते हैं हमारे रिकर्सिव फंक्शन पे। रिकर्सिव फंक्शन के अंदर हमें रिपीटेशन करवाना है। अब आप देखिए जो सम हम करते हैं, दो ऑप्शन होते हैं, जैसे हमें 1 से लेके n तक का सम करना है, मान के चलिए 4 तक का करना है, तो 1 + 2 कर सकते हैं। 1 + 2 जो सम आया उसके अंदर फिर 3 ऐड करेंगे, फिर 4 ऐड करेंगे 4 तक। एक और तरीका है, हम पीछे से चलें और आगे तक करें, जैसे 4 से स्टार्ट करें, फिर 3 से करें, फिर 2, फिर 1, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हम उसको कर सकते हैं, बड़े से छोटे क्रम में भी हम उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मान के चलिए मैं सेकंड मेथड यूज करती हूँ, जैसे हम लास्ट नंबर से सम स्टार्ट करते हैं, तो लास्ट नंबर से सम अप टू कहाँ तक होगा, 1 तक होगा, 1 से करेंगे।
तो हम यहाँ सबसे पहले कंडीशन लगाते हैं, क्योंकि ब्रेकिंग कंडीशन तो रिकर्सिव फंक्शन में मस्ट है। अगर नम की वैल्यू इज इक्वल 1 हो जाती है तो उसे क्या रिटर्न कर देना है, 1 रिटर्न कर देना है, सिंपल सी। अगर नहीं होता है तो उसे क्या रिटर्न करना है, तब उस केस में उसे रिटर्न करना है नम प्लस, नम की वैल्यू में ऐड कर देना है। और किसे ऐड कर देना है, जो भी सम इस रिकर्सिव सम नम माइनस 1 ने सेंड किया। अब आप देखिए 4 का जो सम होगा वो 3 से ही तो करेंगे, -1 हो रहा है। तो जब ये एग्जीक्यूट कैसे होगा पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पहले आप इसे देखिए, सेव करते हैं और रन करते हैं। जैसे इसने बोला एंटर लास्ट नंबर, तो मैंने लास्ट नंबर एंटर किया 4, आपके सामने प्रिंट हो रहा है सम ऑफ 1 to 4 इज 10। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। क्लियर है। ऐसे आप कोई भी लास्ट नंबर देंगे तो ये 1 to उस लास्ट नंबर का जो भी सम होगा आपके सामने प्रिंट कर देगा। अब बात आती है कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो। एग्जीक्यूशन के लिए मेन से ही कोडिंग एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो यूजर ने जो भी इनपुट दिया वो किस में आके स्टोर हो गया, एन में। आपने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया टोटल सम, जिसके अंदर एक फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है। वो फंक्शन है रिकर्सिव सम, आरईसी सम, और जहां हमने इस लास्ट नंबर को पास कर दिया एन को। यहाँ जब फंक्शन कॉल हो रहा है, कॉल ही तो किया आपने, ये इसी तरह से फंक्शन कॉल होता है। ये फंक्शन कॉल हुआ था, फंक्शन इस फंक्शन की डेफिनेशन पे है। इस नम के अंदर किसकी वैल्यू आ गई, एन की, मतलब 4 आ गया। इसने सबसे पहले चेक किया क्या नम की वैल्यू 1 है, नहीं है, तो किस में आया आप, एल्स में। एल्स में क्या रिटर्न किया इसने, नम प्लस आरईसी सम नम -1। अभी नम की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस, और फिर यहाँ फिर से एक फंक्शन कॉल हो गया आरईसी सम नम -1, मतलब आरईसी सम फंक्शन फिर कॉल हो, वैल्यू क्या पास कर दी, 4 - 1 मतलब 3। तो इसका मतलब ये कि आरईसी सम फिर से कॉल होगा। अब नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। अब फिर से चेक करिए क्या नम की वैल्यू 1 है, नहीं है, 3 है। फिर एल्स में होगा, अब यहाँ पर फिर आरईसी सम नम -1 मतलब 2 पास हो जाएगा। तो ये कब तक करेगा, जब तक नम की वैल्यू 1 नहीं हो जाती। जैसे ही नम की वैल्यू 1 होगी तो वैल्यू 1 रिटर्न होगी। अब बात ये आती है कि मैम यहाँ तो इसने रिटर्न किया था, लेकिन वो वैल्यू रिटर्न होकर कहाँ गई, अभी हकीकत में कुछ रिटर्न हुआ ही नहीं। आपको मैं एक बात बता दूं, मेमोरी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जब भी एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो अलग अलग पार्ट पे क्रिएट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल्स वो जितने भी फंक्शंस होते हैं, वो सारे फंक्शंस एक मेमोरी का पार्ट है, स्टैक। आप वैसे ही एक तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, इनकी फंक्शनलिटी क्या होती है, सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगी डेटा स्ट्रक्चर चैप्टर में। बट मेमोरी का एक पार्ट होता है स्टैक। उस स्टैक में सारे फंक्शंस और उसके वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं। तो ये जो फंक्शन है आरईसी सम, ये भी स्टैक पे बनेगा, और इसका वेरिएबल जो है ना वो भी वहीं बनेगा। तो उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होती रहती है वहीं पर, और फिर वहीं से वैल्यू रिटर्न होती है। स्टैक की एक प्रॉपर्टी होती है, स्टैक जो होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सबसे लास्ट में इन हुआ है वो सबसे पहले बाहर निकलता है। इस चीज को मैं एक डायग्राम से आपके सामने शो करती हूँ, जो मैंने बनाकर रखा था, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में यही प्रॉब्लम है। यहाँ में डायरेक्टली ड्रॉ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक से ड्राइंग हो नहीं पाती। वही चीज व्हाइट बोर्ड पे होती तो काफी अच्छे से मैं शायद समझा पाती, लेकिन फिर भी मैंने उसके लिए डायग्राम पहले से बना के रखा है, जिससे कि आपको वो वैसे ही समझ में आए जैसे स्कूल में आता। तो उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ, जिससे कि आपको ये एग्जीक्यूशन क्लियर हो कि ये कैसे काम हुआ। मान के चलिए ये है आपका स्टैक, से हम छोटा कर लेते, दोनों साथ में कर लूंगी जिससे कि विजिबिलिटी इसकी सही होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, ये देखिए ये है आपका स्टैक। आप देखो सबसे पहले टोटल सम में आरईसी सम फंक्शन कॉल हुआ था। आरईसी सम में एन की वैल्यू हमने क्या पास की थी, 4। तो आरईसी सम स्टैक के सबसे फर्स्ट पार्ट पे आया। कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, आरईसी सम, किस वैल्यू के साथ, 4 के साथ कॉल हुआ।
जो फंक्शन कॉल हुए हैं वही मैंने स्टैक पे लिखे हैं, उनकी जो कोड है उनको साइड में सॉल्व किया है। अब आप देखें यहाँ उसने 4 के लिए चेक किया था, कंडीशन फॉल्स थी, एल्स वाली ट्रू थी। एल्स में नम प्लस मतलब 4 प्लस हुआ और आरईसी सम नम -1, तो 4 प्लस और आरईसी सम 3, नम -1 3 हो गया। मतलब यहाँ से फिर से आरईसी सम कॉल हुआ और किस वैल्यू के साथ हुआ, 3, सेकंड फंक्शन कॉल हुआ। अब चूंकि सेकंड फंक्शन कॉल हुआ तो वो स्टैक में फिर से उसके ऊपर आता है। स्टैक की एक प्रॉपर्टी होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट। सबसे पहले आरईसी सम 4 गया था, तो अब ये सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। अभी ये क्यू में है, लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। अब 3 फंक्शन आपने यहाँ पे आरईसी सम 3 के लिए कॉल करा, तो अब आप कहाँ पर आ गए, आरईसी सम 3 पे। अब इस केस में नम की वैल्यू कितनी हो गई, 3। आरईसी सम जब नम की वैल्यू 3 हुई फिर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एल्स में आए। अब 3 प्लस आरईसी सम 2 हो गया, 3 प्लस आरईसी सम 2। अब आरईसी सम 2 फिर से कॉल होगा और किस वैल्यू के लिए होगा, 2 के लिए, तो फिर से कॉल हुआ, फिर स्टैक में उसके ऊपर आ गया। ऐसे जैसे जैसे नए नए फंक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं वो स्टैक में एक के ऊपर एक के ऊपर एक आते रहते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट, मतलब ये है कि जो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूशन के लिए आया होगा उसका एग्जीक्यूशन सबसे पहले होगा, ठीक है। अब फिर से इसको पूरा करते हैं। आरईसी सम 2, आरईसी सम 2 के लिए जब हुआ तब भी ये इफ वाली कंडीशन फॉल्स हुई, एल्स में आए तो नम प्लस आरईसी सम नम -1, 2 -1 1 हो गया, तो ये 2 प्लस आरईसी सम 1 हो गया। देन आरईसी सम 1 के लिए जब कॉल हुआ रिकर्सिव सम, तो यहाँ अब ये कंडीशन हो गई फॉल्स, सॉरी ट्रू, नम इक्वल 1 हो गया। तो यहाँ इसने क्या रिटर्न कर दिया, 1। अब कोई फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, क्या वैल्यू रिटर्न हुई, 1। तो आरईसी सम 1 का एग्जीक्यूशन हुआ और वहां से हमें क्या वैल्यू मिल गई, 1 मिल गई। अब आप देखिए आपके पास में किसकी वैल्यू है, आरईसी सम 1 की वैल्यू है, क्या है, 1 है। तो अब जो हमारी इक्वेशंस पेंडिंग में थी हम उनमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। आरईसी सम 1 की वैल्यू कितनी निकली, 1, तो 2 प्लस 1 हो गया 3। अब ये 3 किसकी वैल्यू हो गई, आरईसी सम 2 की, तो आरईसी सम 2 की जगह पे फिर हमने 3 रख दिया, तो 3 प्लस 3 6। अब ये 6 किसकी वैल्यू हो गई, आरईसी सम 3 की, तो आरईसी सम 3 की जगह पे फिर हमने 6 रख दिया, 6 प्लस 4 कितना, जो लास्ट वैल्यू हमारी निकली कितनी निकली, 10, जो कि इस फंक्शन की टोटल वैल्यू थी। इस फंक्शन ने फाइनली क्या रिटर्न किया, 10 रिटर्न किया। वो वैल्यू रिटर्न होकर टोटल सम के पास आई और प्रिंट ने उसको जो फॉर्मेटिंग में हमने प्रिंट किया था उससे प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से एक रिकर्सिव फंक्शन का एग्जीक्यूशन होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी फंक्शन होता है वो स्टैक पे एग्जीक्यूट होता है, और जो फंक्शन सबसे पहले कॉल हुआ है स्टैक में सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है अगर और फंक्शंस कॉल हुए हैं तो, ठीक है। जैसे आपने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल किया, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, तो आप देखिए जो लास्ट में कॉल किया था आपने वो सबसे पहले रन होगा, फिर उसके आंसर पे सारे आंसर्स डिपेंड करेंगे। तो ये इसकी प्रॉपर वर्किंग होती है, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है बहुत इजी है, इसको समझना भी बहुत इजी है अगर आप इस तरह से डायग्राम बनाकर उसे समझते हैं। तो आप नोटबुक में जब नोट करें तो इस डायग्राम को भी नोट करना, जिससे कि आप कभी भी रिकर्जन को भूलेंगे नहीं। मैं इस चीज का दावा करती हूँ आप कभी नहीं भूलेंगे अगर आपने इस डायग्राम से उसे याद किया तो, उसे लर्न किया तो, ठीक है। तो ये हुआ रिकर्जन, रिकर्सिव फंक्शन कैसे काम करता है और ये कैसे स्टैक पर क्रिएट होता है और कैसे इसका एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप और भी मैथमेटिकल जितने भी फंक्शंस हैं जो कि आपने अभी तक पढ़े हैं, एन टर्म्स तक का कैलकुलेशन करने के लिए, इवन नंबर्स का, ऑड नंबर्स का, तो आप वो सारे लॉजिक्स यहाँ पर लगा सकते हैं, उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब हम डेली वीडियोस डालेंगे तो एक साथ ज्यादा करना सही नहीं है, आप लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतना सारा एक साथ पढ़ना, तो थोड़ा थोड़ा करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा। और फिर से कहूंगी होमवर्क के लिए अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं, स्कूल में भी जाकर पता कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।